चलो कहाँ गायब हो गए थे जी? अच्छा, कालीचरण चतरा चतरा। कल हम लोग का जो है PIL चल रहा था ना। PIL में जो है लगभग हम लोग का कंप्लीट हो गया था ना। कुछ बचा था क्या? आलोचना, सुरक्षात्मक उपबंध लिखे थे, इसके पॉइंट्स लिखे थे सर। अच्छा, इसको डिस्क्राइब करना था। अच्छा, डिस्क्राइब नहीं किया था। चलो, पहला पॉइंट जो था दुरुपयोग, है ना। ठीक है, मतलब अगर बोले हम लोग जो है, जो स्पेशली जो है, जो आपका जो है जो जनहित याचिका है, जनहित याचिका, ठीक है, इसका जो है आलोचना किस आधार पर किया जाता है? ठीक है, इसका आलोचना जो है किस आधार पर किया जाता है? तो पहला पॉइंट है कि जो है इसका दुरुपयोग किया जाता है। ठीक है, मतलब जो है एक तरीके से क्या है कि ये जो है एक तरह से न्याय पाने का साधन है, लेकिन जो है इसका दुरुपयोग जो है कई मामलों में जो है देखने को मिलता है। सुप्रीम कोर्ट को बोलना भी पड़ा कि जो है कई ऐसे मामले हैं जहाँ पे कोई मतलब नहीं होता है उस केसेस का, जनहित याचिका का, लेकिन उसके बावजूद भी वो जो है डाल दिया जाता है। क्यों? क्योंकि जो है इसका दुरुपयोग करने के लिए, मतलब किसी को ब्लैकमेलिंग करने के लिए, या फिर किसी को जो है किसी को बदनाम करने के लिए जो है अलग अलग तरीके से क्या किया जाता है, इसका दुरुपयोग करने का प्रयास किया जाता है। तो एक आलोचना इसका है क्या? दुरुपयोग के मामले में। तो उसमें लिख लो थोड़ा सा, दुरुपयोग वाला पॉइंट में लिखो, पॉइंट लिखो दुरुपयोग, है ना। और उसमें थोड़ा सा लिख लो, ये लास्ट पार्ट है जनहित याचिका का या लोकहित का। देखो, जनहित याचिका की अवधारणा आने के बाद, जनहित याचिका की अवधारणा आने के बाद जनहित याचिका की बाढ़ सी आ गई, बाढ़ मतलब बोलते हैं फ्लड आ गया, बाढ़ सी आ गई, अदालतों में लंबित मामलों की संख्या, लंबित मतलब पेंडिंग, है ना, लंबित मामलों की संख्या पहले से ही अधिक थी,
पहले से ही अधिक थी और जनहित याचिका आने के बाद इनकी संख्या में अप्रत्याशित वृद्धि हुई। अप्रत्याशित मतलब ऐसा जिसको मतलब सोचा नहीं गया था, मतलब होता है ना कि अप्रत्याशित रिजल्ट आ जाना है ना, मतलब हमको लग नहीं रहा था कि मेरा जो है पीटी हो जाएगा। होता है ना कभी कभी ये अपने भरोसा नहीं होता है कि पीटी मेरा हो जाएगा, लेकिन अचानक से रिजल्ट देखते हैं तो मतलब चला कि पीटी मेरा हो गया, तो उसको बोलते हैं अप्रत्याशित रिजल्ट आ जाना। समझ में? मतलब भरोसा ना हो लेकिन वो आ जाना, तो इसको बोलते हैं अप्रत्याशित। ठीक है, अप्रत्याशित वृद्धि हुई। इनमें से कई जनहित याचिका ऐसे थे जिनका कोई आधार भी नहीं था, परिणामता माना गया कि जनहित याचिका का दुरुपयोग किया जा रहा है। अतः सर्वोच्च न्यायालय ने 2010 में अप्रासंगिक मामलों से जुड़ी जनहित याचिका को स्वीकार करने के लिए दिशा निर्देश जारी किए। ठीक है, दूसरा पॉइंट था प्रतिस्पर्धी अधिकारों का। ठीक है, प्रतिस्पर्धा अधिकारों की समस्या। अधिकारों की समस्या। दूसरा पॉइंट था प्रतिस्पर्धा अधिकारों की समस्या। ठीक है, या उसको प्रतिस्पर्धी भी
लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। प्रतिस्पर्धी अधिकारों की संख्या दोनों एक ही चीज़ होता है। उसमें लिखो जनहित याचिका की कार्यवाही, जनहित याचिका की कार्यवाही कभी कभी प्रतिस्पर्धी समस्याओं को एक मिनट रुक जाओ। प्रतिस्पर्धी अधिकारों लिख लीजिए, अधिकारों की समस्याओं को, प्रतिस्पर्धी अधिकारों की समस्याओं को जन्म दे सकती है। ठीक है। अब जैसे कैसे प्रतिस्पर्धी अधिकारों को जन्म दे सकता है समस्या, जैसे मान लो एग्जाम्पल ले लो, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि पर्यावरण जो है, पर्यावरण क्या है, पर्यावरण जो है आज के डेट में आर्टिकल 21 के तहत जो है क्या है, माना जाता है कि आर्टिकल 21 में जो जीवन जीने की स्वतंत्रता है, जीवन जीने की स्वतंत्रता, ठीक है, इसके अंतर्गत जो है सुप्रीम कोर्ट ने जो है पर्यावरण का भी अधिकार को माना है ना। मतलब एक व्यक्ति को जो जीवन जीता है या गरिमापूर्ण जीवन जो जीता है, उसमें क्या है कि उसको जो है पर्यावरण का अधिकार है। पर्यावरण का मतलब है कि उसको जो है शुद्ध हवा चाहिए, शुद्ध जल चाहिए, है ना, एटमॉस्फेयर भी जो है उसको साफ़ सुथरा चाहिए। तो ठीक है, अब इसके लिए जो है पर्यावरण का कहीं पे अगर वैसा जो है, मान लीजिए कि पर्यावरण का जो है कहीं पे उसके कारण जो है लोगों को समस्या हो रहा है। मान लीजिए दिल्ली में कोई जो है बहुत सारे उद्योग हैं, दिल्ली में मान लीजिए उद्योग है बहुत सारे। अब उन उद्योगों के कारण जो है क्या हो रहा है कि धुआं हो रहा है या प्रदूषित हो रहा है हवा। अब उस प्रदूषित हवा में क्या हो रहा है कि लोगों को समस्या हो रहा है। मान लीजिए वैसे लोगों को जिनको अस्थमा वगैरह है, बीमारी है, अब उनको जो है सही जो है गुणवत्ता युक्त जो है हवा नहीं मिल रहा है, तो परेशानी हो रहा है। तो उन लोग लेके चले गए जनहित याचिका सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भाई ठीक है, चूँकि जो है शुद्ध हवा पाना क्या है लोगों को मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है, इसलिए जो है लोगों को जो है शुद्ध हवा के लिए जो है क्या करना है कि जो है पर्यावरण को देना है। तो इसके लिए जो है उन उद्योगों को बंद कर दिया गया जो क्या कर रहे थे, जो प्रदूषित कर रहे थे, किसको, हवा को। क्लियर। तो एक तो अधिकार को देने के लिए जो क्या किया गया, उद्योगों को बंद कर दिया गया। क्लियर। तो बोला जाता है कि एक अधिकार को देने के कारण क्या होता है कि दूसरा अधिकार जो है समाप्त हो जाता है, मतलब प्रतिस्पर्धी हो जाता है। एक अधिकारों को देने के कारण दूसरा अधिकार जो है प्रतिस्पर्धी। अब मान लीजिए कि इन उद्योगों में बहुत सारे जो है मजदूर काम कर रहे थे ना, बहुत सारा मजदूर काम कर रहे थे। अब उन मजदूरों का क्या हुआ, आजीविका समाप्त हो गया। आजीविका क्या हुआ, समाप्त हो गया, उद्योग बंद, तो मजदूरों का रोजगार खत्म। और आर्टिकल 19-21 के तहत ही जो है लोगों को आजीविका पाने का भी अधिकार है। समझ में। आर्टिकल 21 के तहत क्या है, जब पर्यावरण का अधिकार है तो उसी में यह व्याख्या किया गया है कि हर व्यक्ति को जो है आजीविका या जीविकोपार्जन के लिए जो है आजीविका पाने का अधिकार है, मतलब रोजगार पाने का अधिकार है। तो रोजगार तो उसका समाप्त हो गया। तो एक अधिकार को देने के साथ क्या हुआ, दूसरा अधिकार समाप्त हो रहा था। तो क्या हुआ, दोनों अधिकार क्या कर रहा है, प्रतिस्पर्धा कर रहा है ना। तो जनहित याचिका में क्या होता है कि कभी किसी अधिकार को लाने के लिए जो है कभी दूसरा अधिकार जो है उसके आड़े आ जाता है। अब दूसरा व्यक्ति जो है पहुंच जाएगा पीआई लेके कि भाई ये उद्योग बंद हो जाएगा तो क्या होगा, इतना लोगों को रोजगार समाप्त हो जाएगा और वो जो है भूखे मरने की नौबत उनकी आ जाएगी, उनका परिवार भी उससे जुड़ा हुआ है। तो ये समस्या जो है बार बार आता है कि जिससे क्या होता है कि जो है एक अधिकार को देने के साथ दूसरा अधिकार जो है उसका प्रतिस्पर्धी अधिकार जो है क्या होता है, खड़ा हो जाता है। तो ये जनहित याचिका में समस्या होता है। जैसे एग्जाम्पल ले लो,
एग्जाम्पल ले लो कि सबरी वाला मंदिर में जो है, चूँकि वो महिलाओं का जो है लैंगिक समानता माना गया, बोला गया कि राइट टू इक्वलिटी का एक पार्ट है कि जो है महिलाएं हैं उनको भी मंदिर में जाने का अधिकार है इक्वलिटी के आधार पर। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि चूँकि ये फंडामेंटल राइट के अंतर्गत आता है और ख़ासकर जो है जो धार्मिक स्वतंत्रता है आर्टिकल जो 25 है वो कहीं भेदभाव नहीं करता है, समझ में आया, वो भेदभाव नहीं करता है वो इक्वलिटी पे बात करता है। तो इक्वलिटी जो है वो किसी भी व्यक्ति के लिए है, चाहे वो लैंगिक रूप से हो, जेंडर हो, तो जेंडर में महिला भी है पुरुष भी है। तो ऐसा तो वहाँ लिखा नहीं है कि सिर्फ पुरुषों को ही मंदिर जाने का अधिकार है या धार्मिक रूप से जो है पूजा पाठ मंदिर प्रचार प्रसार करने का अधिकार है, बल्कि सभी नागरिक के लिए। तो नागरिक में सब कोई आएंगे, लेकिन महिलाओं को मंदिर नहीं जाने दिया जा रहा है, इसका मतलब उनका जो है अधिकारों का उल्लंघन है। तो उसने बोला कि भाई जो है अधिकारों का उल्लंघन नहीं होना चाहिए, तो लोग महिलाओं को भी प्रवेश जो है कहाँ करवाना चाहिए, मंदिर में, ठीक है। तो उसने ऑर्डर जारी कर दिया। लेकिन मंदिर में प्रवेश करने के कारण क्या हुआ कि पूरा लॉ एंड व्यवस्था क्या हो गया, जो लॉ एंड ऑर्डर था वो पूरा ध्वस्त हो गया। तो लॉ एंड ऑर्डर जब ध्वस्त होगा तो सिंपल सा बात है कि उसमें बहुत सारे अधिकार खत्म हो जाएंगे। लॉ एंड ऑर्डर जब ध्वस्त होगा, जब पूरा का पूरा बंद करवा दीजिएगा, आप सारी चीज़ों को तोड़ फोड़ कीजिएगा, आगजनी कीजिएगा और वो संभल नहीं पाएगा, तब ऐसे स्थिति में क्या होगा कि फिर बहुत सारे लोगों का अधिकार वहाँ भी चला जाएगा। तो एक प्रवेश के कारण दूसरे अधिकार क्या हो रहा है, समाप्त होने लगा, समझ में। तो ये हमेशा क्या होता है, कभी कभी जो है टकराहट हो जाता है। तो ये समस्या जो है इसलिए आलोचना किया जाता है कि जनहित याचिका के माध्यम से जो प्रतिस्पर्धी जो अधिकार होता है, जो कॉम्पिटिटिव जो राइट्स होते हैं, उसकी समस्या उत्पन्न हो जाती है। क्लियर। तीसरा है विलंब। तीसरा है विलंब मतलब लेट। उसमें लिखो जनहित याचिका की अवधारणा आने के बाद न्यायपालिका पर, जनहित याचिका की अवधारणा आने के बाद न्यायपालिका पर कार्यों का बोझ बढ़ गया है। कार्यों का बोझ बढ़ गया है। परिणामता शोषित एवं वंचित समूहों से संबंधित, शोषित एवं वंचित समूहों से संबंधित जनहित याचिका कई वर्षों से लंबित हैं। जनहित याचिका कई वर्षों से लंबित हैं। परिणामता अत्यधिक देरी से कई प्रमुख निर्णय, अत्यधिक देरी से कई प्रमुख निर्णय अव्यवहारिक हो जाते हैं। अव्यवहारिक हो जाते हैं। ये तो समस्या है ही, न्यायपालिका में यही समस्या है। एक जो है कोई ज़मीन का मामला अगर चला गया, ये तो जनहित याचिका तो छोड़ दो, एक ज़मीन का अगर कोई मामला चला गया तो उस ज़मीन का मामला का केस लड़ते 34 साल 35 साल 40 साल हो जाता है, लेकिन निर्णय नहीं हो पाता है। समझ में, निर्णय नहीं हो पाता है। और जो है उस व्यक्ति जिसने याचिका दायर किया उस व्यक्ति के लिए अव्यवहारिक हो जाता है। अगर निर्णय आ भी जाता है तो व्यवहारिक नहीं होता है। जैसे एग्जाम्पल एक कहानी हम तुम लोग बताते हैं
मेरे घर का है कहानी। जैसे मेरे जो है, जो मेरे बाबा थे, मेरे दादाजी जो थे, तो पढ़े लिखे नहीं थे। पहले तो पढ़े लिखे लोग होते नहीं थे उतना, तो पढ़े लिखे नहीं थे। तो उनकी जो है एक सिस्टर थी, है ना, तो वो भी जो है बगल, पहले यहाँ गांव है तो बगल में ही शादी हो जाता था, बहुत दूर नहीं होता था, अगल बगल में हो जाता था। तो बगल के गांव में ही शादी हुआ था। तो मेरे बाबा के 4 बेटे थे और एक बेटी थी, समझ में आया? मतलब बेटी नहीं, सॉरी, एक बहन थी उनकी, है ना। तो बहन, 2 भाई 1 बहन उन लोग थे। तो बाबा जो है ज़मीन वमीन सारा कुछ तो वही देखते थे। तो जो मेरे जो बाबा के जो बहन थे, उनके जो हस्बैंड थे, तो वो थोड़े पढ़े लिखे थे, थोड़ा सा वो तो राजनीति से भी जुड़े हुए थे। तो उन्होंने क्या किया कि जो है, जो ज़मीन था, जो रसीद कटता है, उस रसीद में उन्होंने क्या किया था कि ब्लॉक से कर्मचारी को बोल के बाबा के जगह जो है अपना नाम, कुछ ज़मीन का कुछ नाम जो है अपने नाम से करवा दिया। ठीक है, कुछ अपने नाम से उन्होंने करवा दिया। क्लियर? तो करवा तो लिए, तो कट रहा था, बाबा को पता भी नहीं चलता था, वो ज़मीन का जो है पर्ची कट रहा है। जब मेरे पापा लोग बड़े हुए, है ना, तो बताए कि तो देखें, पापा लोग पढ़े थोड़ा, तो उन लोग देखे कि ज़मीन का पर्ची पे नाम तो जो है ये तो आपका है ही नहीं, पिताजी का नाम ही नहीं है, वो तो फूफा का नाम है। फूफा का नाम यहाँ पे कैसे आ रहा है? तो फिर बोला गया कि, तो फिर बात किया गया, तो बोला कि नहीं, मेरा ही ज़मीन है वो, है ना, मेरा ज़मीन है, मेरा हिस्सा में ज़मीन आ गया। तब जो है उस पर याचिका बाबा जो है दायर किया, है ना। बाबा जो है याचिका दायर किए, और याचिका दायर करने के बाद जो है लगभग 42 साल के बाद जो है उस पर निर्णय हुआ। 42 ईयर के बाद जो है हम लोगों को पक्ष में वो ज़मीन आ गया। मतलब वो फ्रॉड करके जो है, पेपर में फ्रॉड करके जो है नाम चढ़ा दिए थे। ये साबित करने में जो है 42 साल लगे। ठीक है, तब तक जो है मेरे बाबा चल बसे, है ना, तब तक बाबा चल बसे, हम लोग बड़े हो गए, पापा भी जो है एज उनका भी हो गया। ठीक है, तो मतलब मेरे बाबा के लिए तो अव्यवहारिक हो गया। मेरे बाबा दायर किए थे कि मेरे जीवन काल में ये ज़मीन मेरा हो जाए, हम उस पर खेती करें, लेकिन जो है वो तो चले गए। 42 साल लग गया डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से, फिर हाई कोर्ट से जो है ये जो है डिग्री हुआ, हाई कोर्ट तक के मामला गया, हाई कोर्ट से डिग्री हुआ, समझ में, तब जाके वो डिसीजन फेवर में आया। उसे सुप्रीम कोर्ट जाने का जो है ताकत ना तो उधर बचा था ना इधर बचा था। ठीक है, तो उधर से भी नहीं चुनौती दिया गया, तो फिर बाद में अंततः हो गया। लेकिन ये निर्णय क्या हुआ? अव्यवहारिक हो गया। क्यों? इतना विलम्ब जो है, 40 साल 42 साल के बाद डिसीजन आएगा तो निर्णय कोई मतलब ही नहीं होगा। जितना 42 साल केस लड़ने में जो पैसा खर्च हुआ, समय खर्च हुआ, उतना में तो वो लगभग 5 बीघा ज़मीन का था, उस हिसाब से तो हमको लग रहा है कि 50 बीघा ज़मीन खरीद लिया जाता, जितना खर्च हुआ, समझ में। तो अव्यवहारिक जो है डिसीजन हो जाता है, ये विलम्ब के कारण, समझ में। इसी को बोलते हैं अव्यवहारिक। मतलब जो है एक तो बहुत सारा न्यायपालिका के ऊपर जो है केसेस का बोझ है, पहले से ही बहुत सारा मामला लंबित में है। उसके अलावा जनहित याचिका आ गया, जनहित याचिका में अप्रत्याशित वृद्धि हो गया, वैसे लोग भी शामिल हो गए। परिणामतः क्या हुआ कि सारा मामला जो है, कुछ मामला जो है सुनवाई हो जा रहा है, कुछ मामले की सुनवाई नहीं हो पा रहा है। परिणामतः जो है मामला जो जनहित याचिका आ रहा है 2010 का मामला है, तो मालूम चला 2024 में आ रहा है डिसीजन उसका। तो वो फिर मतलब उस समय नहीं, जिस समय ज़रूरत होता है, अगर उस समय आपको मिल जाए, बोलते हैं ना कि जब आपको भूख लगे उस समय खाना अगर मिल जाता है तो वो आपके लिए सेटिस्फेक्शन वाला पार्ट होता है। लेकिन भूख लग रहा है आपको जो है सुबह में और खाना मिल रहा है रात में, तो फिर उसका मतलब ही नहीं होता है, समझ में। तो फिर वही चीज़ यही भी है विलम्ब के कारण। ठीक है, नेक्स्ट है न्यायिक अतिरेक। चौथा है न्यायिक अतिरेक। न्यायिक अतिरेक मतलब होता है जुडिशियल ओवररीच, है ना। ओवररीच मतलब होता है जब दूसरे का पावर जो है खुद अपने ऊपर ले ले, है ना, समझ में। दूसरा का पावर जो है अपने हैंड में ले लेना, मतलब जो है जो शक्ति का विभाजन है, जो हम लोग बोलते हैं ना, जो डिवीजन ऑफ द पावर है, उसमें जो है तीनों का पावर जो है अलग अलग डिवीजन है, समझ में। मतलब होता है ना, कभी देखो कभी शादी विवाह में देखते हो
कि सबका जो है काम बांटा हुआ रहता है। शादी विवाह में सिंपल एग्जाम्पल समझो कि शादी विवाह में जो है सबका काम बटा हुआ है कि भाई जो है आपको जो है खाने वाला डिपार्टमेंट देखना है ना, खाना वाला डिपार्टमेंट देखना है, किसी को है जो बारात वाला डिपार्टमेंट देखना है, किसी को जो है शादी वाला जो मंडप है वहाँ के अरेंजमेंट देखना है। अब ये है, अब मान लीजिए कि एक को जो है बारात का देखना है अरेंजमेंट, एक को जो है फूड का अरेंजमेंट देखना है। अब बारात वाला कभी कभी क्या करता है, बारात वाला भी देख रहा है, अब जो है सिंपल सा होता है कि जो है फूड वाला जो है बहुत शांत व्यक्ति को दिया जाता है, जो खाना वाना बनाने वाला जो पार्ट दिखने वाला होता है वो बड़ा शांत व्यक्ति को दिया जाता है, वो मामा का टाइप के लोगों को दे दिया जाता है। अब बारात वाला टाइप का फूफा लोग देखते हैं। अब जो है कभी कभी क्या बारात वाला देखने वाला व्यक्ति जो है अपना तो देख ही रहा, साथ में यहाँ भी पहुँच गया, अरे खाना अभी तो कुछ नहीं हुआ, हटाओ तुम लोग कुछ काम नहीं कर रहे हो, खाना हम देखते हैं, खाना वहाँ खिलाओ। मतलब पूरा दिन भर बैठ के जो है मामा बनाए और जो है शाम तक आते थे फूफा जो है इसको कैप्चर कर लिया। समझ में आया? तो क्या हो गया, कार्य तो इनका था, है ना, लेकिन ये क्या कर दिए, इसके कार्य में घुस गए और जो है इसका कार्य बताने लगे, खाना ऐसे चला वैसे चला वैसे चला। परिणामतः क्या होता है, इसी को बोलते हैं न्यायिक अतिरिक्त। इसको बोलते हैं अतिरिक्त, मतलब अपने शक्तियों से बाहर जाकर काम करना। समझ में? इसको हो गया न्यायिक अतिरिक्त। तो जब जुडिशरी जो है उसका जो काम है न्यायिक व्यवस्था देखना, संविधान का रक्षा करना, लेकिन जब वो अपने क्षेत्र से बाहर चला जाए, अपने क्षेत्र से बाहर जाकर जो है कार्य करने लगे, उसको बोलते हैं न्यायिक अतिरेक, मतलब जो है जुडिशियल ओवररीच। अब ये कब होता है, जब न्यायपालिका जो है विधायिका और कार्यपालिका के कार्यों में दखल देना स्टार्ट कर दे। काम तो इसका न्यायिक काम करना है, न्यायपालिका में क्या काम करना है, न्यायिक काम करना है या जुडिशियल रिव्यू करना है या जो है एक्टिविटीज में करना है। लेकिन जब जो है वो न्यायपालिका जो है विधायिका के काम में या जो है कार्यपालिका के काम में जो है दखल करने लगे, इंटरफेयर करने लगे, उसको बोलते हैं न्यायिक अतिरिक्त। तो ये हमेशा होता है कि जनहित याचिका के माध्यम से न्यायपालिका क्या करती है कि जो है अपने कामों के अलावा न्याय विधायिका और कार्यपालिका के कामों में दखल देना स्टार्ट कर देती है। तो ये आलोचना किया जाता है कि न्यायपालिका जो है अत्यधिक जो है क्या करती है, दखल देना स्टार्ट कर देती है, किसको, कार्यपालिका काम में। अब कार्यपालिका काम तो जो मंत्री परिषद है, जो प्रशासनिक परिषद है, वो उसको देखना है, लेकिन न्यायपालिका काम करने लगती है। क्लियर? तब इसको बोलते हैं न्यायिक अतिरिक्त। जैसे मान लीजिए निर्वाचन आयोग, अभी देखिए 2 गो बोल रहे थे ना, 2 गो पिटिशन पहुँच गया निर्वाचन सुप्रीम कोर्ट में। अभी निर्वाचन आयोग का जो है कार्य क्या है, चुनाव आचार संहिता जो कोड ऑफ कंडक्ट होता है उसको पालन करवाना, उसका जो है कार्य है। ठीक है, अब चुनाव आचार संहिता जो होता है उसका पालन करवाना निर्वाचन आयोग का में, कोई अगर उसको तोड़ता है तो उसके लिए जो है उस कार्रवाई करता है, नोटिस भेजता है, या फिर उसको जो है 2 दिन के लिए प्रचार बंद करवा देता है, या 5 दिन के लिए प्रचार बंद कर, या हमेशा के लिए प्रचार बंद करवा दे उसको, ये होता है। लेकिन जब निर्वाचन आयोग ये काम ना करे, जब अपने कर्तव्यों से विमुख हो जाए, तब फिर उसको क्या होगा, उसको कर्तव्यों को बताना पड़ेगा ना कि भाई आपका ये कर्तव्य आप क्यों नहीं कर रहे हैं। समझ में आया? तो अभी कई नोटिस निर्वाचन आयोग के पास कई जो है एप्लीकेशन गया कि भाई आप इन मामलों पे क्यों नहीं कार्रवाई कर रहे हैं, जो आपके अनुसार जो कोड ऑफ कंडक्ट है उसका सरासर उल्लंघन है। जैसे धर्म के आधार पर जो है वोट मांगना, तो धर्म के आधार पर कई जगह मामला जो है चुनाव आयोग के पास रजिस्टर्ड हुआ। एक तो महाराष्ट्र में हुआ जहाँ पे बोला ही जा रहा खुल्लम खुल्ला कि भाई जो राम को नहीं मानेगा वो पाकिस्तान चला जाए, है ना, आज जो राम को मानेगा वो बीजेपी को वोट देगा। तो खुल्लम खुल्ला मांगा जा रहा है कि राम के नाम पे वोट मांग रहा है, कहीं पे मुसलमानों के नाम पे वोट मांगा जा रहा है। समझ में? तो ये मामला है। कहीं पे व्यक्तिगत हमला कर दिया जा रहा है। तो कई ऐसा मामला आया, कहीं पे आया कि जो है चुनाव जो है कैप्चर करने की कोशिश किया जा रहा है। अगर इन मामलों को निर्वाचन आयोग नहीं देखता है तो माना जाता है कि वो अपने कर्तव्यों से क्या हो रहा है, हट जा रहा है। तो 2 गो एप्लीकेशन जा चुका है सुप्रीम कोर्ट में, तो भाई निर्वाचन आयोग को निर्देश दिया जाए कि वो कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा है इन सब मामलों में। अब अगर मान लीजिए निर्वाचन आयोग को जो है कार्रवाई नहीं करती है तो न्यायपालिका के पास चला गया जनहित याचिका, और न्यायपालिका जो है जनहित याचिका के माध्यम से निर्वाचन आयोग को जो है निर्वाचन आयोग को निर्देश दे कि भाई आप जो है इन मामलों पे क्यों नहीं नोटिस दे रहे हैं। उसके बावजूद भी अगर ना दे तो खुद सुप्रीम कोर्ट नोटिस भेज देगा पर्सनल व्यक्ति के पास कि आप जवाब दीजिए, आपके ऊपर क्यों नहीं कार्रवाई किया जाए।
तो हो गया ना निर्वाचन आयोग के क्षेत्र में काम करना, समझ में। तो ये तब होता है जब जो है कोई भी अथॉरिटी, कोई भी जो सरकार होता है वो अपने कर्तव्यों से विमुख हो जाता है, विमुख होता है, तब जो है सुप्रीम कोर्ट उस पर कार्य करती है। ये माना जाता है कि लेकिन ये लोगों के हित के लिए कार्य करती है सुप्रीम कोर्ट, लेकिन माना जाता है क्योंकि जो डिवीजन ऑफ द पावर है उसका उल्लंघन तो होता ही है, क्योंकि सबका पावर अपना अपना है और उसका उल्लंघन करके जो है वो निर्वाचन आयोग के कार्यों में घुस जाती है। जिस तरह नहीं सुनाई दे रहा, वहाँ आ रहा है। अभी वोटिंग था सर, हाँ तो उसमें जो भी पर्ची मिलती है हाँ वोटर्स के लिए, उसमें उसके ऊपर में ही मतलब 400 पार का नारा वो वाला जो था वो लिखा हुआ था, तो क्या इसको हम आचार संहिता का उल्लंघन मानेंगे या फिर इसके ऊपर कुछ होना चाहिए क्या? ये हमको लगता है अपना छपवाया हुआ है जैसे। जो भी है, हाँ लेकिन क्या पर्ची पे मतलब किसी पार्टी का ये करना क्या सही है? नहीं, एक्चुअली क्या है कि ये मामला भी तो आया नहीं है, लेकिन ये है कि अगर मान लीजिए आप किसी भी, देखो एक आधार ये है कि अगर किसी भी आधार पर आप बूथ पर किसी को जो है प्रभावित करते हो, मतदाता को किसी भी तरह से, तो वो गलत होता है, ये आचार संहिता का जो है उल्लंघन है। तो ये अगर पर्ची पे दे रहे हैं आप 400 नारा का, तो ये प्रभावित करना ही है। अगर उसके पर्ची पे अगर उसको जा रहा है, उस पर लिखा हुआ है 400 का पार का नारा, तो ये तो सरासर उल्लंघन है। अगर मान लीजिए ये लेके पर्ची लेके जा रहा है मतदाता और वहाँ पर दे रहा जो भी वो बूथ जो अधिकारी हैं, तो सिंपल सा बात उसको दिख रहा है कि भाई हमको देना है बीजेपी का वोट, है ना। तो ये है। अब इसका जो है, अब ये है कि उस पर्ची में लिखा है कि वो पेपर में पूरा लिखा हुआ है, पर्ची में भी लिखा हुआ है, हर पर्ची में लिखा हुआ है। तो नहीं, एक्चुअली क्या होता है कि पर्ची के साथ में ये जो है ना, जैसे ये घर घर पहुंचाने वाला है ना, घर घर वाला है ना। वहाँ पर भी दे रहा था, ठीक है। जैसे पहले क्या होता था कि पर्ची घर घर पहुंचा दिया जाता था और उस पर्ची में अपना जो है स्टिकर भी दिया जाता था। जो भी पार्टी देती थी पर्ची, वो अपने स्टिकर देती थी, और जो वोटर का जो लिस्ट, जो वोटर का कैंडिडेट का जो नंबर होता था वो भी देती थी। वो प्रचार का एक माध्यम होता था, डोर जो है पहुंचा देने का, है ना। लेकिन बूथ पर अगर किया जा रहा है तो वह प्रभावित करना माना जा सकता है। अब ये मामला है तो हो सकता है निर्वाचन आयोग देखिए मामले को। ठीक है, तो न्यायिक अतिरिक्त उसमें लिख लो, जनहित याचिकाओं के माध्यम से, जनहित याचिकाओं के माध्यम से सामाजिक आर्थिक या सामाजिक आर्थिक या पर्यावरणीय समस्याओं को हल करने, पर्यावरणीय समस्याओं को हल करने की प्रक्रिया में न्यायपालिका द्वारा न्यायिक अतिरेक, न्यायपालिका द्वारा न्यायिक अतिरेक न्यायपालिका द्वारा न्यायिक अतिरेक मामले हो जाते हैं, न्यायिक अतिरेक मामले हो जाते हैं। लाइन चेंज करके लिखिएगा। न्यायिक अतिरेक का अर्थ, न्यायिक अतिरेक जुडिशियल ओवरेज का अर्थ जब न्यायपालिका द्वारा
जब न्यायपालिका द्वारा न्यायपालिका द्वारा कार्यपालिका या विधायिका के क्षेत्रों में अतिक्रमण करने लगती है। और लास्ट लिखिए, न्यायपालिका के ऊपर, नहीं नेक्स्ट पॉइंट, हाँ, न्यायपालिका के ऊपर समतुल्य जवाबदेही के बिना अधिक शक्ति लेने का आरोप, है ना। न्यायपालिका के ऊपर समतुल्य जवाबदेही के बिना अधिक शक्ति लेने का आरोप। लिखो, न्यायपालिका के ऊपर समतुल्य जवाबदेही के बिना अधिक शक्ति लेने का आरोप। उसमें लिख लो कि न्यायपालिका के ऊपर, उसमें लिखो न्यायपालिका के ऊपर अधिक शक्ति लेने का, न्यायपालिका के ऊपर अधिक शक्ति लेने का आरोप लगाया जाता है। अधिक शक्ति लेने का आरोप लगाया जाता है। तथा उस पर कोई जवाबदेही तय नहीं होती है। तथा उस पर कोई जवाबदेही तय नहीं होती है। परिणामतः माना जाता है कि इससे तीनों अंगों के बीच सामंजस्य बिगड़ जाता है। सामंजस्य बिगड़ जाता है। ठीक है, ये आप लोग का कंप्लीट हो गया। अब इसी के साथ जो है एक टॉपिक और आपका जो है अटैच्ड है, वो है मूल संरचना का सिद्धांत।
ठीक है। मूल संरचना का सिद्धांत। मूल संरचना का सिद्धांत इसको बोलते हैं बेसिक स्ट्रक्चर। ऐसे कर दो, प्रिंसिपल ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, है ना। मूल संरचना का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। किसका? मूल संरचना का सिद्धांत जो है, या जो बेसिक स्ट्रक्चर है, ये किसका? संविधान का। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन का जो है प्रिंसिपल ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। क्लियर? तो बोला जाता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो है, जो बेसिक स्ट्रक्चर है, ये क्या है? या मूल संरचना जो है वो क्या है? कैसे जो है इसको समझें। संविधान का जो है बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, क्या होगा, किसको कहा जाएगा? क्या बोले? अखंडता, समाजवाद, वो बेसिक स्ट्रक्चर में आएगा ना। वो तो ठीक है, वो तो उसका पार्ट हो गया। है क्या? है क्या? जैसे हम लोग बोले ना कि इतने सारे लोगों में तुम कौन? तो तुम तो ये बोलोगे कि हम सारे इंसान हैं, तो सब तो इंसान ही है ना। तुम्हारा जो है विशिष्टता क्या है, तुम्हारा जो है क्या, तुम्हारा स्पेसिफाई है। अब उसमें पार्ट है कि सर मेरा जो है, मेरा घर में जो है कार है, मेरे घर में घर है ना, अपना घर है ना। वो पार्ट हो गया कि तुम्हारा वो सब कुछ है। लेकिन तुम्हारा जो परिभाषा हम पूछेंगे कि तुम्हारा क्या, तो पहले तुमको ये बताना बेसिक स्ट्रक्चर होता क्या है। किसको हम बोलेंगे बेसिक स्ट्रक्चर? देखो, बेसिक स्ट्रक्चर का जो है, जो सिद्धांत है, इसका उल्लेख जो है संविधान में नहीं किया गया है। क्लियर? बेसिक स्ट्रक्चर का जो है उल्लेख संविधान में नहीं किया गया है। संविधान में कहीं भी बेसिक स्ट्रक्चर का जो है उल्लेख नहीं है। पहला, कभी अगर क्वेश्चन पूछ दिया पीटी में कि बेसिक स्ट्रक्चर का उल्लेख जो है कहाँ किया गया है, या संविधान में इनमें से किसका उल्लेख नहीं किया गया है, तब दे देगा बेसिक स्ट्रक्चर दे देगा, या संविधान की मूल संरचना, मूल अधिकार, नीति निर्देशक सिद्धांत, है ना, और केंद्र राज्य संबंध। तो क्या हो जाएगा? मूल संरचना। क्यों? क्योंकि इसका उल्लेख तो है नहीं। मौलिक अधिकार का उल्लेख है, डीपीएसपी का उल्लेख है, केंद्र राज्य संबंध का भी उल्लेख है, लेकिन इसका उल्लेख नहीं है, किसी आर्टिकल्स में नहीं है। तो फिर ये आया कहाँ से? जब इसका उल्लेख ही नहीं है तो फिर ये कॉन्सेप्ट कहाँ से है? बोला जाता है ये कॉन्सेप्ट जो है स्टार्ट हुआ जब संविधान में फर्स्ट संविधान संशोधन जो है किया गया था। जब फर्स्ट जो है संविधान संशोधन 1951 में किया गया, उसी समय जो है ये कॉन्सेप्ट का उत्पत्ति माना जाता है। मूल जो संरचना का सिद्धांत है, इसका अगर उत्पत्ति देखेंगे तो कब से स्टार्ट हुआ है? 1951 से। क्लियर? 1951 से स्टार्ट होता है। क्यों होता है? 1951 में क्यों होता है ये उत्पत्ति इसका माना जाता है? क्योंकि 1951 में जो पहला जो संविधान संशोधन जो किया गया था, फर्स्ट संविधान संशोधन, उसके द्वारा जो है 9वीं अनुसूची जो है, 9वीं अनुसूची जोड़ा गया था।
है ना, नवी अनुसूची जोड़ा गया था। पहला संविधान संशोधन 1991 के द्वारा जो है नवी अनुसूची। और नवी अनुसूची का विशेषता क्या था? सिंपल सी बात है, नवी अनुसूची का क्या विशेषता था? इसका जो है विशेषता यही था, क्योंकि जो है न्यायपालिका संविधान में कोई भी अगर जो है कुछ भी अगर मान लीजिए कि जो है संशोधन होता है या कोई भी जो है उसमें बदलाव होता है तो उसका समीक्षा कर सकता है, समीक्षा जो है वो कर सकता है, मतलब रिव्यू कर सकता है। तो नवी अनुसूची जोड़ा गया था इसलिए कि बोला गया कि नवी अनुसूची में कोई भी विषय अगर डाला जाता है, कोई भी विषय, तो उसका समीक्षा जो है न्यायपालिका नहीं कर सकती है। समझ में? मतलब जो है इसको न्यायपालिका के समीक्षा के दायरे से बाहर कर दिया गया। बाहर कर दिया गया। क्लियर? इसको न्यायपालिका की समीक्षा के दायरे से बाहर करने का मतलब होता है कि न्यायपालिका इसमें कोई भी विषय होगा, कोई भी विषय, उसको जो है वो क्या कर सकती है? समीक्षा नहीं कर सकती, मतलब उसको खारिज नहीं कर सकती है, रद्द नहीं कर सकती है। मतलब न्यायपालिका में इस मामले पे सुनवाई ही नहीं हो सकता है। ये जो है बोलते हैं ना, एक बक्से में बंद कर दिया गया। नवी अनुसूची क्या था? एक बक्सा था, ठीक है, और उस बक्से में जो है ताला लॉक कर दिया गया और चाबी कौन रख लिया? कार्यपालिका विधायिका। समझ में? मतलब कार्यपालिका जो है विधायिका जो है चाबी रख ली कि जो है इस बक्से का ताला अगर कोई खोल सकता है तो सिर्फ विधायिका खोल सकता है, उसके अलावा न्यायपालिका नहीं खोल सकता है। ठीक है? क्लियर? क्यों आवश्यकता पड़ी इस तरीके का जो है अनुसूची लाने का? इस तरीके का अनुसूची लाने का आवश्यकता क्यों पड़ा? क्यों जो है इस तरीके का जो है संविधान में संशोधन कर कर इस तरीके का व्यवस्था जो है डालना पड़ा? सिंपल सी बात था कि जो है उस समय मूल संविधान में जो है संपत्ति का अधिकार क्या था? मौलिक अधिकार था, है ना। मूल संविधान में अगर हम लोग आर्टिकल 31 देखें, उसमें जो है संपत्ति का अधिकार का बात किया गया था। आर्टिकल 19 का एस देखें, उसमें भी संपत्ति का अधिकार का बात किया गया था। मतलब संपत्ति का अधिकार क्या था? मौलिक अधिकार था। मतलब मौलिक अधिकार वैसा जिसको छीना नहीं जा सकता हो या उसको कम नहीं किया जा सकता हो। तो अगर संपत्ति का अधिकार का मतलब था कि आपके पास जो संपत्ति है वो आपका मौलिक अधिकार है, उसको हम ले नहीं सकते हैं, सरकार उसको कैप्चर नहीं कर सकती है। और सरकार का जो सोच था वो समाजवादी व्यवस्था बनाने का सोच था। सरकार चाहती थी कि जो है समाजवादी व्यवस्था, मतलब समाज में हर कोई को इक्वल राइट दिया जाए, या संपत्ति हो या अधिकार हो। तो इक्वल राइट देने के लिए जो है सिंपल सा बात था कि संपत्ति का भी जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो इक्वल के आधार पे, इक्वलिटी के आधार पे होना चाहिए। तो सबसे बड़ी समस्या इक्वलिटी के आधार पे क्या था? ये नहीं था कि आपके पास नगद कितना है, आपके पास सोना और चांदी कितना है। ये था कि लोगों पास उस समय संपत्ति का सबसे बड़ा साधन था लैंड, ज़मीन। समझ में? ज़मीन सबसे बड़ा संपत्ति का साधन था। और ज़मीन का जो है जो डिस्ट्रीब्यूशन था वो एक समान नहीं था। किसी खास लोगों के पास जो है ज़मीन बहुत ज़्यादा था और किसी खास लोगों के पास ज़मीन था ही नहीं। तो सरकार ने जो है ये निर्णय किया कि वैसे लोगों के पास जिसके पास अथाह ज़मीन है उनसे ज़मीन जो है सरकार क्या करेगी? लेगी और जो है उसका डिस्ट्रीब्यूशन करेगी वैसे लोगों को जो भूमिहीन हैं, जिनके पास ज़मीन नहीं है। समझ में? तो किनको दिया जाएगा? जो उन ज़मीन पर जो है सालों से खेती कर रहे हैं लेकिन मजदूरी के रूप में। ज़मीन उनका नहीं है लेकिन वो टेनेंट के रूप में जो है खेती कर रहे हैं। क्लियर? तो इसीलिए, लेकिन जब हम ज़मींदारों से ज़मीन लेते हैं तो संपत्ति का अधिकार का उल्लंघन हो जाता है। इसलिए जो है नवी अनुसूची बनाया गया और उसमें डाल दिया गया कि भाई जो है इसका जो है न्यायपालिका समीक्षा नहीं करेगी, क्योंकि मौलिक अधिकार को उल्लंघन था। और मौलिक अधिकार को उल्लंघन में न्यायपालिका क्या करती? समीक्षा कर ही देती। इसलिए जो है इसको हम लोगों ने क्या किया? नवी अनुसूची के बक्से में डाल दिया। कौन सा पार्ट? ज़मीन से रिलेटेड जो भी पार्ट था उसको हम लोगों ने डाल दिया। अब क्या हुआ
कि ज़मीन से रिलेटेड कानून बनाने का अधिकार किसके पास था? राज्य सरकार के पास, क्योंकि भूमि जो है राज्य सरकार का विषय है। तो हर राज्य ने अपने यहाँ काश्तकारी अधिनियम पास किया। हर राज्य ने निर्धारित किया कि काश्तकार कौन होगा। काश्तकार जो खेत को जोतता है, कोड़ता है और फसल लगाता है, जो खेती करता है, उसको हम लोग काश्तकार बोलते हैं। तो बोला गया कि जो खेती करेगा, जो ज़मीन पे जो है भूमि को जो है कोड़ेगा, बोएगा, वही जो है ज़मीन का मालिक भी होगा। ये मालिकाना हक देने के लिए जो है काश्तकारी अधिनियम जो है पास किया गया। हर राज्य ने अपने अपने यहाँ से पास किया, और हर राज्य का जो पास किया हुआ कानून था उसको 9वीं अनुसूची में सेंट्रल गवर्नमेंट ने डाल दिया, मतलब उसका समीक्षा नहीं होगा। तो बिहार काश्तकारी अधिनियम पास किया गया, उत्तर प्रदेश काश्तकारी अधिनियम पास किया गया, तमिलनाडु काश्तकारी अधिनियम पास किया, बंगाल काश्तकारी अधिनियम पास किया गया, और इसमें डाल दिया। और ज़मीन को जो है सरकार अपने हिसाब से उसको डिस्ट्रीब्यूट की, वैसे लोगों को दी, बहुत लोगों को ज़मीन मिला भी, है ना। तो भूमिहीन लोगों को ज़मीन का मालिकाना हक देने का जो है ये प्रक्रिया था। बाद में इसमें लगभग जो विषय है उसमें जो है काश्तकारी अधिनियम ही है अधिकतर विषय। कुछ विषय हैं जैसे तमिलनाडु में आरक्षण की जो व्यवस्था है वो 77% है। जो तमिलनाडु में जो आरक्षण है, रिजर्वेशन है, वो 50% प्लस है, और वहाँ पे 77% जो है आरक्षण दिया गया है। लेकिन उसका समीक्षा इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि उसको 9वीं अनुसूची में डाला हुआ है, समझ में, इसलिए उसमें समीक्षा नहीं हुई। इसलिए वहाँ पे अभी 77% जो है रिजर्वेशन तमिलनाडु में चलता है, समझ में। तो झारखंड सरकार भी तो बोल रही थी ना, यहाँ भी जो रिजर्वेशन का जो है कानून लेके आ रही थी, जो लाया गया था, यहाँ भी लगभग 75-74% रिजर्वेशन किया गया था, 75% के आसपास, 75-25 चल रहा था। तो 75% लाया गया, तो बोला गया कि भाई अगर 75% सुप्रीम कोर्ट के केस का जो है वर्डिक्ट है कि जो है 50% से ऊपर रिजर्वेशन नहीं जा सकता है, मतलब रिजर्वेशन जो है 50% तक ही आप कर सकते हैं, क्लियर। तो झारखंड सरकार जो है जो 75% रिजर्वेशन देगी, कैसे देगी? ये तो हाई कोर्ट में जाएगा और सुप्रीम कोर्ट में जाएगा तो खारिज हो जाएगा, समझ में। हाई कोर्ट में जाएगा तो खारिज कर देगा, भाई आप तो उल्लंघन कर रहे हैं, जो सुप्रीम कोर्ट का केस है उसका उल्लंघन कर रहे हैं, उसका डिसीजन का 50% से प्लस हो नहीं सकता है। तो बोली झारखंड सरकार बोली कि इसको हम 9वीं अनुसूची में डाल देंगे, समझ में, 9वीं अनुसूची में डाल देंगे। तो 9वीं अनुसूची में डाल देंगे तो मतलब समझ नहीं पाया। मतलब था कि 9वीं अनुसूची में डाल देंगे तो जिससे तमिलनाडु का रिजर्वेशन क्या हुआ, समीक्षा नहीं हुआ, उसी तरीके से जो है झारखंड का भी जो है जाएगा मामला तो समीक्षा नहीं होगा, है ना। लेकिन ये इनको पता ही नहीं था। नहीं, केंद्र सरकार को है, राज्य सरकार ऐसा पास करके केंद्र सरकार को भेजती है। केंद्र सरकार इसको वहाँ पे जो है 9वीं अनुसूची में डाल सकती है पार्लियामेंट से पास करके, वो सेंट्रल गवर्नमेंट ही डालेगा, क्योंकि संविधान में बदलाव करने का अधिकार तो सिर्फ सेंटर को है, राज्य को है ही नहीं। तो यहाँ से राज्य को भेजती है, राज्य जो है उसमें डाल देता, है ना। वो तो बहुत लंबा प्रोसेस था। लेकिन ये भी था कि अगर 9वीं अनुसूची में 1973 के बाद बोला गया है, 1973 के बाद कोई भी मामला 9वीं अनुसूची में डाला गया है तो न्यायपालिका उसका समीक्षा कर सकता है, ठीक है। ये 2008 के केस में जो डिसीजन दे चुके हैं सुप्रीम कोर्ट कि अगर 1973 के पहले का मामला है तो उसका चेक नहीं कर सकता है, लेकिन 1973 के बाद अगर कोई मामला है 9वीं अनुसूची में तो उसका रिव्यू सुप्रीम कोर्ट कर सकती है, क्लियर। तो झारखंड का कोर्ट अगर जाता आरक्षण का मुद्दा और 9वीं अनुसूची में डाल भी देते तो भी समीक्षा हो सकता था, है ना, और तो भी खारिज हो सकता था। तमिलनाडु 1973 का पहले का मामला है। हाँ, वो 50% के अंदर में मिला है। जो जनरल का है उसी जनरल का जो 50% है अनरिजर्व कैटेगरी है
उसी में रिजर्व किया गया है। वो 50% ही है, लेकिन उसमें 50 में ही रिजर्व करके 10% इसलिए तो उसमें स्पेशली है कि जनरल कास्ट के लोगों का जो 10% जो AWS है ना, वो सिर्फ जनरल कास्ट के लिए है, उसमें दूसरा लोग नहीं जा सकता है, समझ में? तो उसी में से वो कैटेगरीज किया गया है। जैसे मान लीजिए कि 50% का है ना रेशियो, तो जो रिजर्वेशन है, जो क्या बोलते हैं, जो सोशल और इकोनॉमिक, सोशल और जो है एजुकेशनल आधार पर, मतलब जो है कास्ट के आधार पर जो है दिया जा रहा है, वो 50% ही है। ये कास्ट के आधार पर 50% लिमिटेशन है, ये कैप है कि जो भी कास्ट के आधार पर रिजर्वेशन दिया जाएगा वो 50% से ऊपर नहीं जाना चाहिए। यहाँ पे क्या है, ये 50% क्या है, ये अनरिजर्व कैटेगरी है ना, ये जो है अनरिजर्व, जो रिजर्वेशन नहीं है इस समय, ठीक है। तो यहाँ पे जो 10% जो दिया जा रहा है ये EWS का है, इकोनॉमिक जो है, जो वीकर सेक्शन है उसके लिए है, और इसमें कास्ट के आधार पर नहीं है, ये इकोनॉमी के आधार पर है। वो किसी भी कास्ट का हो, जनरल में ही, वो राजपूत हो, ब्राह्मण हो, लाला हो, है ना, जो भी कास्ट का हो, गरीब होना चाहिए। अगर गरीब है तो उसको 10% में तो जा सकता है। नहीं, तुम समझ ही नहीं रहे हो, ये 50% में से 10% जाएगा, समझ में? अगर 100 सीट है तो 50 में से 10 जाएगा, 5 सीट जाएगा वहाँ पे, और 50 सीट इधर रहेगा। अब 50 सीट में से इसमें से बटेगा सबका, समझ में? वो बटेगा, ये कोई जोरी नहीं कि 100 सीट है तभी आएगा, वो वैकेंट होता है। जैसे मान लीजिए कि वैकेंट, मान लीजिए JPSC का जो वैकेंसी आता है तो वैकेंट के आधार पर आता है ना, कि SC सीट मान लीजिए जो है वैकेंट सीट इतना आया, तो SC सीट जो है उसमें वैकेंट सीट आ गया, ST सीट है तो उसका वैकेंट सीट आ गया, OBC का कम आता है तो वैकेंट सीट ही कम है तो कम आता है, रिजर्वेशन अनरिजर्व का ज़्यादा आता है, वही डिपेंड, ठीक है। यही है रिजर्वेशन का, क्लियर? तो ये जो है उत्पत्ति जो है यहीं पे जो है 1951 में ही माना गया, और फिर बाद में जो है यहीं से जो है स्टार्ट होता है बेसिक स्ट्रक्चर का सिद्धांत, ठीक है। अब इसके बाद जो है इसकी जो है जो पहला संविधान संशोधन किया गया था, इसके खिलाफ जो है डाला गया, क्या केस डाला गया सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट में जो केस डाला गया उस केस के आधार पर जो है स्टार्ट हुआ जो है बेसिक स्ट्रक्चर का सिद्धांत का उत्पत्ति, ठीक है। कई केसेस आया,